आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं आपको भी अफ़सोस होने लगेगा कि समाज में कैसे-कैसे बुराइयाँ हो रही हैं, कैसे-कैसे लोग हैं जो बुराइयों का अंजाम दे रहे हैं। हालाँकि आज की जो घटना है वो फ़ेसबुक से ही शुरू होती है और फ़ेसबुक पे ही ख़त्म होती है। ये कहानी एक धोखे की कहानी है और धोखे पे ही ख़त्म होती है। इस कहानी को बताने का और सुनाने का मकसद है कि सिर्फ़ आप वो लोग अवेयर रहें, इस तरह के लोगों से बच सोशल मीडिया इतना अच्छा भी है, इतना बुरा भी है कि इसका अंदाज़ा किसी को लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। सोशल मीडिया है तो आपके पास हर तरह की जानकारियाँ भी उपलब्ध हो सकती हैं, हर तरह की न्यूज़ भी आपको देख सकते हैं। और मोबाइल का दौर ऐसा हो गया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑनलाइन दोस्त भी मिल जाते हैं, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। हर तरह की तमाम सुविधाएँ इस मोबाइल में उपलब्ध हैं, लेकिन आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आज की जो घटना है वो ये मोबाइल से शुरू होती है और एक मोबाइल पे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति होता है जो मोबाइल के ज़रिए यानी फ़ेसबुक के ज़रिए लड़कियों को अपने जाल में फँसाता है और उनके साथ घिनौना काम करता है। चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी है दिल्ली का एक इलाका लगता है डाबरी। डाबरी थाने में एक महिला आती है, करीब महिला की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है और वक्त होता है 30 जुलाई का। महिला आती है थाने में और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। जब पुलिस वाले उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं तो जो महिला बताती है उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस वाले को भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह की घटना और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है होता है। महिला बताती है करीब 6 महीना पहले फेसबुक के माध्यम से उसे एक व्यक्ति से बातचीत होती है, चैटिंग होती है। चैटिंग का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को नंबर अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर इनकी बातें लंबी होने लगती है। ऐसा सिलसिला चल रहा होता है कि इनके बीच का प्यार का बीज पनप जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। ये दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं और मिलते भी हैं। मिलन इनका ऐसा हो जाता है कि ये लोग पति पत्नी के जैसे के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। और जब जो लड़का होता है जिसका नाम आकाश जैन बताया जा रहा है, लड़का होता है आकाश जैन, जब भी उसको मन करता है इस तरह का कृतज्ञ करने का, वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी आशा को अपने पास बुलाता है और उसके साथ इस तरह के घिनौने काम को अंजाम। आशा भी इस बात के लिए राजी भी होती है, कहीं भी उसका विरोध नहीं करती। हालांकि आशा ने कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आकाश जैन नाम का जो व्यक्ति है वह कहाँ का रहने वाला, किस जगह का रहने वाला, कहाँ का वो है। उसने जो चीज़ उसे बताई होती है आशा को, उसी बात पे भरोसा कर लेती है और उसके साथ 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। आशा की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है और आशा एक स्थानीय डॉक्टर के पास जाती है। तो वहाँ पर इलाज के दौरान उस आशा को पता चलता है कि उसके पेट में करीब 2.5 महीने का बच्चा पल रहा है। इतना सुनना था कि आशा घबराने लगती है और तुरंत ही फ़ोन करती है आकाश जैन को। आकाश जैन को फ़ोन करके घटना के बारे में बताया जाता है। तो आकाश जैन आशा को दिलासा दिलाता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगा, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। हालांकि इस घटना के बारे में किसी को जिक्र भी नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं, तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूंगा। इस समस्या का जिम्मेदार मैं हूँ, तो इस समस्या से निजात तुम्हें मैं ही दिलाऊंगा। इतना आश्वासन देने के बाद वो फ़ोन को कट करता है। उसके बाद से आशा ने तमाम फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी आकाश से संपर्क साध ही नहीं पाया। पता नहीं आकाश गया तो आखिर गया कहाँ। फेसबुक से भी गायब था, नंबर भी था, वो स्विच ऑफ बता रहा था। अब आशा परेशान थी, हैरान थी कि करे तो क्या करे। उसके साथ तो इतना बड़ा खेल हो चुका था कि वो किसी को इस बारे में जिक्र भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पेट में आकाश का 2.5 महीने का बच्चा जो पल रहा होता है वो परेशान हो जाती है। इस परेशानी का सबब इतना बढ़ जाता है कि वो कभी कभी सोचती है कि वो सुसाइड क्यों न कर ले, वो आत्महत्या कर ले। लेकिन फिर भी वो नए ज़माने की लड़की होती है, सोचती है आकाश को अगर इस तरह खुला छोड़ दिया जाए तो तमाम लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को इसी तरह बर्बाद करता रहेगा। और आशा जब एफआईआर लिखा रही होती है तो इस घटनाओं का जिक्र कर रही होती है। बगल में एक महिला ऑफिसर इस घटना को सुन भी रही होती है। हालांकि उस महिला का अफसर ने इस बीच में कभी किसी प्रकार का टोका टाकी नहीं किया, वो बस इस घटना को सुन रही होती है। इस महिला ऑफिसर ने उस घटना को सुनने के बाद कहीं ना कहीं अपने मन में ठान लिया होता है कि इस आकाश जैन को कभी ना कभी पकड़ना ही पड़ेगा। नहीं पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका होगा और आगे कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा। महिला इंस्पेक्टर जो होती हैं वो अपने मन में विचार कर लेती हैं कि इस व्यक्ति को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। वो घर जाती हैं और फेसबुक पे एक फेक आईडी बनाती है और फेक आईडी बनाने के बाद उस आकाश जैन की खोज करने लगती है। जब फेसबुक पे जब आकाश जैन का जब नाम सर्च बार में डालती हैं तो करीब सैकड़ों लोगों की लिस्ट में आ जाती है आकाश जैन के नाम की। अब उसमें एक आकाश जैन को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल लगता है। जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर होती है उनका नाम होता है प्रियंका सैनी। प्रियंका सैनी परेशान हो जाती है, करीब 1 घंटे तक मुशक्कत करती हैं उस व्यक्ति को ढूंढने में, लेकिन वो किसी प्रकार कोई सफलता नहीं। फिर उनके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना उस आशा से बात किया जाए जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस व्यक्ति को ढूंढने में शायद वो मदद करे। अगले दिन आशा को अपने ऑफिस बुलाते और फेसबुक के माध्यम से उसको जब सर्च करती हैं तो तमाम लोगों की लिस्ट आ जाती है। उस बारी बारी से एक व्यक्ति को पहचान कराने लगती हैं, दिखाने लगती हैं कि आखिर असली आकाश जैन कौन है जो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिलाता है। हालांकि कुछ घंटे के मुशक्कत के बाद आखिर में वो आकाश जैन मिल ही जाता है और वो लड़की आशा बताती है कि यही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया होता है। इतना सुना था कि कहीं ना कहीं उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि पहली कामयाबी की पहली सीढ़ी पर ऊपर चढ़ चुकी हैं। अगले दिन वो उस लड़के को यानी आकाश जैन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और करीब 2 घंटे के बाद उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। फिर ये सिलसिला चैटिंग पे आ जाता है और चैटिंग का सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। करीब काफ़ी दिनों तक चैटिंग से आकाश जैन और प्रियंका सैनी
चैटिंग करते हैं, चैटिंग के माध्यम से वो लोग बात करते हैं। ऐसा ही कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। एक दिन प्रियंका सैनी एक दिन मैसेंजर बॉक्स में अपना पर्सनल नंबर छोड़ देती हैं आकाश जैन के लिए। आकाश जैन उस नंबर को देखता है और वो खुशी से ठहाके मारने लगता है। अगले दिन वो इस नंबर पे फ़ोन करता है और फिर फ़ोनों का सिलसिला चालू हो जाता है। आकाश जैन लगातार प्रियंका सैनी से बात करने लगता है और बातों का सिलसिला इतना आकाश जैन प्रियंका के प्यार में पागल सा होने लगता है। उसको देखने के लिए, उसके मिलने के लिए बेताब होने लगता है। उसको फेसबुक के जरिए वीडियो कॉलिंग भी करता है और फेसबुक पे जब देखता है कितनी खूबसूरत लड़की मुझसे बात करने के लिए परेशान है, खुद ही उसने सामने से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मुझसे बात करने के लिए परेशान है, मुझको अपना नंबर दिया। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इस बार भी वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो इससे पहले कई लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका होता है। प्रियंका सैनी भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से मिलना चाहती है आकाश जैन से। वो भी परेशान थे कि इस व्यक्ति से कब मिला जाए। प्रियंका सैनी एक दिन अपने मिलने की इच्छा को आकाश जैन को बताती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना सुना था कि वो कहीं ना कहीं खुशी के मारे उछलने लगता है। वो भी बोलता है ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। एक जगह मुकर्रर की जाती है जो द्वारिका में पड़ती है, एक स्थान होता है जहाँ पे मिलने का प्लान बनता है। प्रियंका सैनी उस जगह पे जाती हैं, उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आता। फिर दूसरे दिन वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन भी वो व्यक्ति नहीं आता, आकाश जैन नहीं आता है। परेशान हो जाती हैं और शाम को घर जाने के बाद आकाश जैन को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो इस तरह का परेशान क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो साफ मना कर दो, मैं तुम्हें मिलने के लिए जिद कभी नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं ये बात आकाश जैन को दिल पे लगती है और मिलने के लिए वो तैयार हो जाता है। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है डाबरी, इसी में एक माता का मंदिर होता है जहाँ मिलने का प्लान होता है। इस मिलने के प्लान के तयशुदा अनुसार प्रियंका जैन उस जगह पे पहुंचती हैं और उसका इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही घंटों में आकाश जैन भी उस जगह पे पहुंचता और देखता एक ब्लैक जींस और सफ़ेद टी शर्ट में एक खूबसूरत सी लड़की उसका इतना देखना था कि वो पागल सा हो जाता है और जल्दी उस लड़की के पास जाता है। अब वो लड़की के पास जब ही पहुंचता तो कुछ सोचता या समझता उससे पहले कि उसे पुलिस दबोच लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ चल रहा होता है कि वो देखता है कि जिस लड़की से वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, जिसका नाम प्रियंका सैनी होता है, वो पुलिस की वर्दी में आती है, उसके कंधे पे सितारे चमक रहे होते हैं। आकाश जैन को समझते देर नहीं लगती कि ये मुझे पकड़ने का एक ट्रैप था, एक जाल के लिए इस जाल को तैयार किया गया था। और प्रियंका सैनी जब आकाश से पूछताछ करते हैं तो बताता है करीब उसने 5 लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका होता है। जब आकाश जैन से पूछताछ की जाती है तो मालूम पड़ता है कि आकाश जैन चूड़ियों की दुकान पे काम करता है, जहाँ पे तमाम तरह की औरतें आती हैं जाती हैं। उनसे वहीं पे उसको लड़कियों से बात करके इतना अनुभव हो गया होता है कि लड़कियों को कैसे बात किया जाता है, कैसे रिझाया जाता है, कैसे उसे अपने जाल में फंसाया जाता है। और इस काम में वो माहिर भी हो चुका होता है और बात करने का अंदाज से ही लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, क्योंकि वो बात करने में एकदम मास्टर हो चुका होता है, लड़कियों से कैसे बात करना है, कैसे रिझाना है। और इसी स्केल के जरिए वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उनके साथ घिनौना काम भी करता है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध किस भी तरीके से करे, लेकिन एक ना एक दिन उसके अपराधों का पर्दाफाश हो ही जाता है। और इस आकाश जैन का भी पर्दाफाश होता है। आकाश जैन इस घटना को सुना रहा होता है और पुलिस वाले इस घटना को सुन रहे होते हैं। जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जब उजागर होती है, जब लोग जानते हैं कि ये आकाश नाम का व्यक्ति किस तरह लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ इस तरह का दुराचार करता है, सुनने के बाद कहीं ना कहीं सभी समाज के लोग शर्मसार हो जाते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, हालांकि अवेयर करने का, आपको सचेत करने का, आपको अलर्ट करने का कि आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। आप भी अगर अलर्ट नहीं रहे तो आप जहाँ भी रहें अपने परिवार का ख्याल रखें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।